जब भी अंतरिक्ष की दौड़ की बात होती है तो सबका ध्यान चांद पर चला जाता है ना? पर उसी दौर में एक दूसरी कहानी भी लिखी जा रही थी। एक ऐसी दौड़ की कहानी जिसका लक्ष्य चांद नहीं बल्कि एक ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी दुनिया थी। ये सोवियत संघ की कहानी है, जिनकी नजरें टिकी थी शुक्र ग्रह पर, एक ऐसी जगह जिसे नरक कहना भी गलत नहीं होगा। तो चलिए आज अंतरिक्ष के इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिसमें सोवियत संघ ने नरक पर कब्जा करने की ठान ली थी। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ है हमारी अपनी पृथ्वी, नीली, जीवन से भरपूर एक जानी पहचानी दुनिया, और फिर दूसरी तरफ है शुक्र, जिसे कभी पृथ्वी की जुड़वा बहन समझा जाता था। पर यह एक ऐसी बहन थी जो हमेशा एक घने जहरीले बादलों के पर्दे के पीछे छिपी रही। किसी को नहीं पता था कि उस पर्दे के पीछे आखिर है क्या। तो सवाल यही था, एक तरफ अमेरिका चांद की खूबसूरती को छूने की तैयारी कर रहा था, पर नरक जैसे ग्रह के सीने पर अपना झंडा गाड़ने की हिम्मत किसमें थी? ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था, ये सोवियत संघ की जिद थी, अज्ञात को जीतने की एक दुस्साहसी, लगभग पागलपन भरी कोशिश। देखिए, जैसे जैसे अमेरिका का अपोलो मिशन कामयाबी के करीब पहुंच रहा था, सोवियत संघ को यह एहसास हो गया कि उन्हें एक नया मैदान चुनना होगा। चांद की दौड़ में पीछे रह जाने से बेहतर था एक ऐसी बाजी खेली जाए जो किसी ने सोची भी ना हो। और उन्होंने अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ताकत लगा दी शुक्र ग्रह पर, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो चांद पर उतरने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। शुक्र वैज्ञानिकों के लिए एक बंद तिजोरी की तरह था, जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। उन घने बादलों के नीचे क्या हो सकता है? क्या वहां उबलते हुए महासागर थे, या फिर घने अजीब जंगल, या क्या वहां किसी तरह का एलियन जीवन हो सकता था? इन सवालों के जवाब पाने का लालच ही इतना बड़ा था कि सारे खतरे बहुत छोटे लगने लगे थे। लेकिन शुक्र ग्रह अपने राज इतनी आसानी से किसी को बताने वाला नहीं था। उसने सोवियत संघ के हर प्रयास का बड़ी क्रूरता से जवाब दिया। शुरुआती मिशनों की कहानी तो बस नाकामियों और अंतरिक्ष में खोए हुए मलबे की एक लंबी दास्तान है, जिसने शुक्र को एक जानी दुश्मन की तरह बना दिया। शुरुआती कोशिशों का हश्र देखिए। पहला यान तो पृथ्वी का ऑर्बिट तक पार नहीं कर पाया। वेनेरा 1 जैसे कुछ यान लॉन्च तो हुए, पर कुछ ही दिनों में उनसे संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। और कई मिशंस तो इतनी बुरी तरह फेल हुए कि सोवियत संघ ने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए दुनिया को बताया ही नहीं कि ऐसे कोई मिशन थे भी। इतिहास में आज हम उन्हें घोस्ट मिशंस के नाम से जानते हैं। लेकिन बार बार हारने के बाद सोवियत इंजीनियरों ने सीखना शुरू किया। अब नाकामी धीरे धीरे एक छोटी सी सफलता में बदल रही थी। उनके प्रोब्स शुक्र के वायुमंडल में घुसने तो लगे थे, लेकिन वहां उन्हें जो मिला वो किसी के भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। शुक्र का वायुमंडल एक शिकारी की तरह था, जो एक एक करके प्रोब्स का शिकार कर रहा था। वेनेरा 3 इतिहास की पहली चीज बना जो किसी दूसरे ग्रह की सतह से जाकर टकराई, पर टकराने से बहुत पहले ही वो खामोश हो चुका था। वेनेरा 4 को तो शुक्र के वायुमंडलीय दबाव ने उतरने से पहले ही एक सोडा कैन की तरह कुचल कर रख दिया, और इसके बाद भेजे गए वेनेरा 5 और 6 भी 1 घंटे से कम में जलकर राख हो गए। इन सारी तबाहियों के बाद वैज्ञानिकों ने बनाया वेनेरा 7। ये कोई स्पेस प्रोब कम और एक बख्तरबंद टैंक ज्यादा था। इसका सिर्फ एक मकसद था, चाहे कुछ भी हो जाए, सतह तक जिंदा पहुंचना है। इसकी लैंडिंग भी किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं थी। पैराशूट फट गया और ये उल्टा होकर जमीन पर जा गिरा। पर चमत्कार देखिए, वो टूटा फूटा कबाड़ बन चुका प्रोब सिग्नल भेज रहा था, और उस कमजोर से सिग्नल से जो पहली खबर आई उसने सबके होश उड़ा दिए। शुक्र की सतह का तापमान था 465 डिग्री सेल्सियस। ये इतना गर्म है कि सीसा यानी लेड भी मोम की तरह पिघल जाए। हमारे घर के ओवन से भी 2 गुना ज्यादा गर्म। और दूसरी सच्चाई तो और भी डरावनी थी, वहां का प्रेशर। शुक्र की सतह पर हवा का दबाव हमारी पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा था। इसे ऐसे समझिए जैसे आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में हो, जहां पानी का वजन आपको एक पल में पीस कर रख देगा। हर तरफ से इतना जबरदस्त दबाव। शुक्र का एक और रहस्य सामने आना बाकी था, वहां की हवाएं। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल किया। ये वही सिद्धांत है जिससे एम्बुलेंस का सायरन जब पास आता है तो उसकी आवाज तेज और दूर जाने पर धीमी सुनाई देती है।
ठीक वैसे ही रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी भी गति के साथ बदलती है। तो हुआ ये कि जैसे ही वेनेरा 7 शुक्र के वायुमंडल में गिर रहा था, वहां की हवाएं उसे जोर जोर से धकेल रही थी। इस धक्के से प्रोब की गति में जो छोटे छोटे बदलाव आए, उससे पृथ्वी पर आ रहे उसके रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी हल्की सी बदल गई। उस मामूली से बदलाव को मापकर वैज्ञानिकों ने जो पता लगाया वो हैरान करने वाला था। शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चल रहे थे। तो अब सोवियत वैज्ञानिकों को ये पता चल गया था कि शुक्र की सतह पर जिंदा कैसे रहना है। अब मिशन का अगला चरण शुरू हुआ, एक ऐसा चरण जिसका बस एक ही मकसद था, इंसानियत को पहली बार ये दिखाना कि आखिर नरक की जमीन दिखती कैसी है। इसके लिए वेनेरा 9 से लेकर 12 तक लैंडर्स को बिल्कुल नया डिजाइन दिया गया। उनका आकार उड़न तश्तरी यानी यूएफओ जैसा था। लैंडिंग के झटके को सहने के लिए खास शॉक एब्जॉर्बर रिंग्स थीं और सबसे जरूरी चीज 2 पैनोरामिक कैमरे जो शुक्र की सतह की 360 डिग्री तस्वीर ले सकते थे। लेकिन करोड़ों अरबों रूबल और सालों की मेहनत पर एक बहुत छोटी सी चीज ने पानी फेर दिया, कैमरे का लेंस कैप। शुक्र के उस जानलेवा माहौल में ये कैप जाम हो गए। वेनेरा 9 और 10 में 2 में से सिर्फ एक कैप खुला और वेनेरा 11 और 12 में तो एक भी नहीं खुल पाया। सोचिए, 4 मिशन और एक ही निराशाजनक समस्या बार बार। पर तमाम निराशा के बावजूद 22 अक्टूबर 1975 को इतिहास बन गया। वेनेरा 9 के एक कैमरे ने काम कर दिया और उसने वो पहली तस्वीर भेजी जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। पहली बार इंसान किसी दूसरे ग्रह की सतह को अपनी आंखों से देख रहा था और वो तस्वीर थी एक उजाड़, पथरीली, बेजान दुनिया की, जहां हर तरफ बस नुकीले पत्थर बिखरे हुए थे। लेंस कैप की समस्या से सबक लेकर सोवियत संघ ने भेजे वेनेरा 13 और 14 और ये 2 मिशन वेनेरा प्रोग्राम का गोल्डन एरा यानी स्वर्ण युग साबित हुए। इन्होंने हमें शुक्र के बारे में वो चीजें बताई और दिखाई जिनकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। इन 2 मिशनों ने जो किया वो कमाल था। इन्होंने न सिर्फ शुक्र की सतह की पहली रंगीन तस्वीरें भेजी, बल्कि वहां एक माइक्रोफोन भी था जिसने शुक्र की हवाओं की सरसराहट और दूर बादलों में हो रही गड़गड़ाहट को भी रिकॉर्ड किया। पहली बार इंसान किसी और दुनिया की आवाज सुन रहा था। इतना ही नहीं, वहां वीनस क्वेक्स यानी शुक्र पर आने वाले भूकंपों के संकेत भी मिले। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के बीच एक बड़ी मजेदार गलती भी हुई। वेनेरा 14 में मिट्टी की जांच करने के लिए एक रोबोटिक हाथ था, लेकिन वो हाथ जमीन के बजाय सीधा अपने फेंके हुए लेंस कैप पर जा उतरा। नतीजा, करोड़ों डॉलर का वो उपकरण शुक्र की जमीन की जगह अपने ही लेंस कैप की कठोरता नापता रहा। एक महंगी पर बहुत ही यादगार भूल थी ये। तो कई कामयाब लैंडिंग के बाद सोवियत संघ ने अपनी रणनीति में एक आखिरी और बड़ा बदलाव किया। अब उनका फोकस जोखिम भरी लैंडिंग से हटकर शुक्र की कक्षा में रहकर उसके पूरे नक्शे को बनाने पर था, ताकि उस दुनिया को एक बड़े पैमाने पर समझा जा सके। और इस काम के लिए भेजे गए वेनेरा 15 और 16, इन पर लैंडर नहीं था बल्कि एक बहुत शक्तिशाली रडार था। इस रडार की मदद से उन्होंने शुक्र के घने बादलों के आर पार देखा और उसके पूरे उत्तरी हिस्से का पहला डिटेल्ड नक्शा तैयार किया। इस नक्शे ने एक ऐसी दुनिया दिखाई जिसमें विशाल ज्वालामुखी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सतह पर मीलों लंबी दरारें थीं। वेनेरा प्रोग्राम की उपलब्धियां सच में असाधारण थी। एक के बाद एक नाकामियों से जूझने के बाद भी सोवियत वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने न सिर्फ एक जानलेवा दुनिया पर उतरने का तरीका खोज निकाला, बल्कि आज हम शुक्र के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसकी नींव उन्होंने ही रखी। अपनी जिद और लगातार कोशिशों के दम पर सोवियत संघ ने शुक्र को अपना ग्रह बना लिया था। ये उनकी हिम्मत और इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत बन गया। और आज भी शुक्र की कई घाटियों, पहाड़ों और क्रेटर्स के नाम रूसी भाषा में हैं, जो हमें अंतरिक्ष की इस अविश्वसनीय दौड़ की कहानी हमेशा याद दिलाते रहेंगे। और अंत में आप सबके लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। हम ये जानते हैं कि शुक्र के बादल सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब से बने हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है कि वहाँ होने वाली तेजाब की ये बारिश कभी भी जमीन तक पहुँच ही नहीं पाती? सोचिएगा जरूर।